सर अगर जैसे कोई लड़की बेसिकली किसी फैमिली पे या अपने हस्बैंड पे कोई झूठा केस फाइल करती है तो क्या उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होती है फिर बाद में? देखिए, जो मैं देखता रहा हूँ प्रोसीजर 406 498A की कंप्लेंट इनिशियली रजिस्टर हो जाती है लेडी की कंप्लेंट। ठीक है। डिवोर्स के बाद क्या है, औरतें ये कहते हैं कि हमें मेंटेनेंस चाहिए। कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि वुमेन एक हस्बैंड से ज्यादा कमाती है पर वो हस्बैंड से चाहते हैं कि वो उसका मेंटेनेंस दे, तो क्या ये सही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने भी बहुत सारे केसेस में देखा है कि लड़कियां स्पेसिफिकली मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए जॉब छोड़ देती हैं। तो उस केस में हम भी इंश्योर ये करते हैं, एडवाइस ये करते हैं कि जिस कंपनी में जॉब कर रही थी वहां से उसका रेजिग्नेशन लेटर मंगाया जाए। और सर ऐसे केसेस में बाई चांस कि उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर या कुछ भी XYZ इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने किसी को सोल्ड कर, तो सर उस केस में फिर क्या होगा? उस लड़की के पास राइट रहेगा जो सेल कंसिडरेशन अमाउंट आएगी उससे एलिमनी भी क्लेम करने के लिए। तो सर ये तो कहते हैं ना कि एक जेंडर के टुवर्ड्स एक जेंडर के लिए फेवरेबल है, दूसरे जेंडर के लिए तो मतलब उसकी दिस इज नॉट दी ओनली इशू है। बहुत सारे लॉ, पॉक्सो एक्ट है बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए बनाया गया था सेक्सुअल हरासमेंट से, उसका इतना मिसयूज हो गया, लोग अपने प्राइवेट डिस्प्यूट सेटल करने के लिए बच्चों को आगे लाके पॉक्सो के ऑफेंसेस के अंदर FIR करा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस परफेक्ट शो में आपका स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो चुका है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। आज हम बात करेंगे दहेज डाउरी सेक्शन 498 पे कि क्या आज के टाइम पे एलिमनी एक ट्रैप है या एक रिवेंज का साधन बन चुका है। तो इन सब के आंसर्स देने के लिए आज हमसे जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने इन सब चीज़ों को बहुत गौर से देखा है। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर नरवीर डबा सर, जो कड़ोमा कोर्ट में आजकल सेक्रेटरी पद के लिए इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भारत न्याय संहिता है उसका सेक्शन 85 जी, जिसको हम पुराने IPC में बोलते थे 498 है, क्या वो एक लीगल टेररिज्म बन चुका है लोगों के लिए? देखिए, लीगल टेररिज्म वर्ड तो शायद बहुत स्ट्रांग वर्ड होगा उसके लिए, ठीक है, बट हाँ एक मिसयूज जरूर बन चुका है। अच्छा, जहाँ शादी में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई अदर इश्यूज हैं, तो उन इश्यूज की कोई बात ना करके कंप्लेंट सीधा डायरेक्टली फाइल होती है 498A, जिसे अब सेक्शन 85 BNS में कहते हैं। ठीक है, कि जी सारी कमियों को, सारी कंपैटिबिलिटी को, सारे अदर इश्यूज को दहेज के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और वो जो कंप्लेंट की शुरुआत होती है वो इन्हीं एलिगेशन दहेज से रिलेट कर दी जाती है, इरिस्पेक्टिव द फैक्ट कि कंपैटिबिलिटी किस ग्राउंड्स पर थी, डिफरेंसेस किस बात पर थे, कल्चरल डिफरेंसेस थे, किसी वजह से परिवार में नहीं बनी, उन सबको साइडलाइन करके सिर्फ फोकस कर दिया जाता है कि डाउरी के एलिगेशन लगा के, क्योंकि एक FIR दर्ज हो जाती है। तो इसलिए टेररिज्म तो नहीं, बट हाँ मिसयूज जरूर कहूंगा कि मिसयूज उसका बहुत वाइडली हो रहा है। तो सर आपको नहीं लगता कि बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, सिर्फ एक कंप्लेंट के बेसिस पे पूरे परिवार को अंदर डाल दिया जाता है, या आपको लगता नहीं कि एक लीगल लिंचिंग हो रही है? नहीं, बिल्कुल जी, दी कंसेप्ट है चेंज। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ एक 498A की 85 की कंप्लेंट हो जाएगी BNS में तो दे विल बी अरेस्टेड। अच्छा। अब लॉ बिल्कुल ऐसा परमिट नहीं करता। मैं आपको बताऊं, इनिशियली ईयर्स में 20 साल पहले जब मैं वकालत में आया था तो उस समय हम देखते थे कि इमीडिएटली FIR हो जाती थी। FIR होने के बाद फैमिलीज को अरेस्ट कर लिया जाता था, कोई इंटीमेशन नहीं दी जाती थी, जेल जाना पड़ता था। बेल लगाने में कम से कम 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक भी लग जाते थे फैमिलीज को। बट अब ऐसा नहीं है। अच्छा। अब देखिए 498A की डायरेक्ट कंप्लेंट थानों में एंटरटेन नहीं होती, वो रेफर कर दी जाती है CAW सेल को। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक CAW सेल, जिसको क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल कहा जाता है, ठीक है, वहां पर एक कंप्लेंट फॉरवर्ड होती है। उस कंप्लेंट में जो भी अलेज्ड होते हैं, जिन लोगों के खिलाफ भी कंप्लेंट होती है, उनको बुलाया जाता है। लड़के पक्ष को, लड़की पक्ष को, दोनों को बुला के वहां पर बैठा के उनकी फैसला कराने की कोशिश की जाती है। अगर वहां पर फैसला नहीं होता तो उसको कोर्ट की मीडिएशन में रेफर किया जाता है। ठीक है। अगर वहां पर भी मीडिएशन रेफर करने के बाद भी उनका मैटर वहां पर सेटल नहीं होता तो अल्टीमेटली उस कंप्लेंट को कंसर्न थाने में FIR रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है। और देखिए, क्योंकि अब इस ऑफेंस की सजा 7 साल से कम है, अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट वेरी क्लियर कि इनमें ऑटोमेटिकली किसी को भी जाके आप अरेस्ट नहीं करेंगे। तो टाइम इवॉल्व हो गया है। अब वो टाइम नहीं है कि आपके खिलाफ 498A की कंप्लेंट आई और आप अरेस्ट हो गए। ये बिल्कुल प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया फॉलो होता है। और अब तो एक्सेप्शनल केसेस आई वुड से 498A 406 जो कि मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज के साथ जनरली लगता है, एक्सेप्शनली कोई केस होता है जिसमें कि हस्बैंड या उसके किसी रिलेटिव को अरेस्ट करे पुलिस। अच्छा, ठीक है। तो सर आप इतने साल से वकालत कर रहे हो जी, और आपने काफी क्लोजली इन चीजों को मॉनिटर भी किया है जी, तो आप ऑडियंस को बताओगे कि पहले की शादियों में और अब की शादियों में
कितना चेंज आया है, आपको क्या देखने को मिला है मेजर चेंज? कि चेंज तो मैं शादियों का तो कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ, बट हाँ मैंने ये फील किया लास्ट 20 ईयर्स में। जब मैं अर्ली लिटिगेशन में आया था तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की जो रेशो थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। अच्छा। हाँ, मेरे वकालत में जब मैं आया तो एडीजेस थे, जनरल जो एडीजेस है, जो जनरल सिविल के केसेस देखते थे, वही लोग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी देखते थे, वही सब करते थे। टाइम के साथ चेंजेस हुए, फैमिली कोर्ट इवॉल्व हुई। फैमिली कोर्ट ऐसी हुई कि उनको फैमिली कोर्ट को जनरल कोर्ट से अलग करा गया। उनकी कोशिश हुई या तो कंपाउंड अलग कर दें, फ्लोर अलग कर दें, ताकि फैमिली कोर्ट के लिटिगेंट्स को बाकी जनरल लिटिगेंट से थोड़ा सा अलग कर दिया जाए। ठीक है। फैमिली कोर्ट में सीनियर मोस्ट जजेस को बैठाना शुरू किया गया। काउंसलर्स अपॉइंट हुए फैमिली कोर्ट के लिए, सेपरेटली मीडिएशन से अलग भी काउंसलर्स बैठाए गए। और नंबर ऑफ फैमिली कोर्ट्स, जैसे मैं पहले बताऊं, कड़कड़डूमा में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फैमिली कोर्ट से शुरुआत हुई थी। नाउ वी हैव 3 जजेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो कीपिंग इन व्यू जो लिटिगेशन मैट्रिमोनियल की बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए कोर्ट्स तो बढ़ाई गई हैं, काउंसलर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं। इंश्योर ये किया जाता है कि हर एक स्टेप पर कोशिश की जाए पार्टी की किसी तरह मीडिएशन कराने के लिए। वो स्टार्ट होती है वुमेन सेल क्रिमिनल्स जो कंप्लेंट मैंने आपको बताया उससे। ठीक है। और उसके बाद चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कोई डाइवोर्स की पिटीशन हो, चाहे मेंटेनेंस की हो, तो अल्टीमेटली हर टाइम टू टाइम उनको कोशिश की जाती है, जजेस की तरफ से भी, काउंसलर्स की तरफ से भी, कि कहीं ना कहीं बीच में एक रास्ता निकाल के इस मैटर को सेटल कराया जाए। अच्छा। तो बेसिक चेंज जो मैंने देखा है कि ये जो लिटिगेशन है मैट्रिमोनियल की डिस्प्यूट्स हस्बैंड वाइफ के, ये मल्टीपल टाइम्स बढ़ गए। तो सर आपको लगता है कि ये बढ़े हैं जी, तो आपको क्या लगता है मेजर रीजन इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए मैं मेजर रीजन आपको बताऊं, मे बी मेरा पर्सनल व्यू, बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें। बिल्कुल। देखिए, एक तो इसकी सबसे मेजर वजह है ये जो इंडिपेंडेंस, फीमेल्स में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, वो एक मेजर रीजन है। अब टाइम हैज चेंज, पहले इतना नहीं था, फीमेल वर्क करती थी, बट जो रेशो थी अब नहीं है। अब शायद हालात देखते हुए इट हैज बिकम एसेंशियल फॉर बोथ दी कपल्स टू अर्न, उसके बिना घर चलाना शायद डिफिकल्ट है। तो जब फीमेल्स की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ गई है तो टॉलरेंस कम हो गई है। तो टॉलरेंस कम हो गया, उनको लगता है कि आई एम इक्वली अर्निंग, तो मैं ये क्यों सुनूं, मैं ये क्यों बात करूं, आई कैन अफोर्ड टू हैव माई ओन हाउस, आई कैन बियर माई ओन एक्सपेंसेस। तो एक मेजर इशू वो। दूसरा ये जो सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स की एक्सेसिबिलिटी, पहले एक लैंडलाइन घर के बीच में होता था, उसको अगर कोई लेडी उठाती थी तो 10 लोग बराबर में बैठे होते थे, तो उसको शिकायत करने से पहले भी सामने नजर में लानी पड़ती थी। अब सबके पास मोबाइल फोन की एक्सेसिबिलिटी है, हर बात घर पे ट्रेवल करती है, वहां से कुछ को समझाया जाता है, कुछ को सपोर्ट मिलती है। तो मुझे लगता है ये 2-3 मेजर रीजन जो मैंने पर्सनली फील किए। और मुझे ये भी लगता है सर कि जैसे हम सोशल मीडिया पे चीज़ें देख के हम ओवर हाइप्ड कर लेते हैं कि मेरी जिंदगी में भी ये चीज़ होनी चाहिए, तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती उसकी वजह से। एडजस्टमेंट क्या, दो लोगों को लगता है सोशल मीडिया में बहुत सारी प्रोफाइल्स देखते हैं, वो एक फेक दुनिया है। देखो, बहुत सारे लोग फेक, घर में हालात कुछ और है, फेक मीडिया पे और कुछ देखते हैं, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लोगों की चीज़ों से, तो लोग उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सर अगर जैसे कोई लड़की बेसिकली किसी फैमिली पे या अपने हस्बैंड पे कोई झूठा केस फाइल करती है, तो क्या उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होती है फिर बाद में? देखिए, जो मैं देखता रहा हूँ प्रोसीजर 406 498A की कंप्लेंट इनिशियली रजिस्टर हो जाती है, लेडी की कंप्लेंट। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में उसके सिर्फ कुछ नहीं होता, लड़की के लिए उसके लिए बिल्स जो से मांगे जाते हैं, कि जो सामान दिया उसकी लिस्ट मांगी जाती है, उसके बिल्स मांगे जाते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, वेरीफाई की जाती है, उसके रिलेटिव्स की फोटोग्राफ्स ली जाती हैं। तो झूठी कंप्लेंट का मैं आपको बता दूं, झूठी कंप्लेंट रिस्पेक्टिव द फैक्ट कोई लेडी फाइल कर रही है कुछ भी है, तो हमारी पुरानी आईपीसी में 2 प्रोविजन थे, 182 और 211 आईपीसी का, जो कहते हैं अगर आप कोई क्रिमिनल कंप्लेंट किसी के खिलाफ कर रहे हो और गवर्नमेंट ऑफिशियल को उस पर एक्ट अपॉन उसको सही मानते हुए कर ले, और अगर वो झूठी पाई जाती है तो उस पर एक्शन हो सकता है। पर देखिए, लॉ में फ्लॉ कहूंगा कि दोनों ही सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। अच्छा। नॉन कॉग्निजेबल मींस कि आप उस पर डायरेक्ट एफआईआर नहीं कर सकते। अगर आपको पता भी चल गया कि कंप्लेंट झूठी है, तो एट दी बेस्ट कोशिश ही होती है उसको क्लोज कर दिया जाए, उस पर एक्शन नहीं होता, क्योंकि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उस पर एक्शन लेने के लिए पुलिस को कलंदरा बनाना पड़ेगा, उसकी पुलिस का काम बहुत बढ़ जाता है, तो पुलिस भी उस पर इनिशिएटिव नहीं ले सकती। डी फैक्टो कंप्लेंट, जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट थी, वो उसको लाएगा तो डायरेक्ट एफआईआर नहीं करा सकता। कंप्लेंट केस तो इक्वली एक लिटिगेशन इतनी लंबी है, पहले तो उस कंप्लेंट को प्रूव करना इतना डिफिकल्ट है कि कंप्लेंट झूठी है। जब वो कंप्लेंट झूठी प्रूव करके क्लोज हो जाएगी, तो इक्वली इतनी बड़ी एफर्ट है कि उसको पुराने कंप्लेंट के इस तरह की डाल के उसको परस्यू करा के और उसको उसके फाइनल फेट तक ले जाना। तो ये प्रोसेस कहूंगा बहुत लंबा है, तो इसलिए जनरली लोग सोचते हैं कि ठीक है कंप्लेंट खत्म हो गई, मैं बचता हूं, और वो अपने काम पे लग जाते हैं। तो सर आपको ऐसे नहीं लगता कि सिर्फ एक झूठी कंप्लेंट से किसी का सब कुछ खराब हो जाता है? लड़के वाले का तो पूरी फैमिली ही
मतलब मेंटली और इमोशनली तो उसका तो डिसरप्शन पूरा ही हो चुका है। देखो, मेंटल डिस्टर्बेंस तो आज की तारीख में आपने देखा, जो रिसेंट केसेस देखे हैं, और मुझे लगता है कि डिफरेंट आदमी डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। आई हैव सीन पीपल जो कहते हैं जी झूठा मुकदमा है, लड़ूंगा जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परेशानी नहीं। कई इमोशनली इतना टूट जाते हैं, इमोशनली वीक लोग होते हैं, जो एक कंप्लेंट को अपने माइंड पर ले जाते हैं, अपने दिल पर ले जाते हैं, और वो फ्यू पीपल वी हैव सीन एंडिंग देयर लाइफ बिकॉज ऑफ फॉल्स कंप्लेंट। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं कि देखिए, प्रोसेस जरूर लंबा है, बट ऐसा नहीं है। मैं खुद आपको बताऊं कि 406 498 की जो कंप्लेंट्स हैं, इनका कन्विक्शन रेट बहुत कम है। हाँ। तो और मैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं एज अ लॉयर, तो कहते हैं जी बहुत बुरा हो गया हमारे साथ ऐसी कंप्लेंट डल गई, हम समाज को क्या मुंह दिखाओगे। तो मैं सबको समझाता हूं, मैंने कहा वो पहले वाला समाज नहीं रहा, एवरी दूसरे तीसरे घर में ये लिटिगेशन है। और आपको लोग इसलिए जज नहीं करेंगे क्योंकि आपके ऊपर केस चल रहा है। आप कोई जज नहीं करता, आप कोर्ट आइए, कोर्ट आके देखेंगे, महिला कोर्ट जो स्पेशली इन केसेस के लिए बनी है, फैमिली कोर्ट्स, दे आर फ्लडिंग विद केसेस। हर दूसरा आदमी परेशान है, छुपा रहा है, नहीं बता रहा, बट हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे घर में लड़ाइयां हैं। तो इसको आप ये मत सोचिए कि इसके अंदर समाज आपके खिलाफ कोई गलत पर्सपेक्टिव ले रहा है क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है या आपके खिलाफ कंप्लेंट आ गई है। ये हर तीसरे घर में है। और आप उसको आइए कि जी ठीक है, फॉल्स कंप्लेंट है, उसको फेयरली लड़िए और उसको फेट तक लाइए। तो सर, जैसे हम रिकॉर्ड्स जब देखते हैं तो देखते हैं कि कोर्ट्स में 85% केसेस में तो कन्विक्शन होता नहीं है। बिल्कुल। तो आपको ये नहीं लगता ये एक सच से ज्यादा एक रिवेंज लेने का साधन बन चुका है? देखिए, रिवेंज तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप देखें हमारा अभी तक लॉ ऐसे है, क्योंकि 20 साल से सुनता आ रहा था कि जी हस्बैंड वाइफ के पास डाइवोर्स लेने का ग्राउंड क्या है। 2 ग्राउंड्स हैं। म्यूचुअल कंसेंट, जहां मियाँ बीवी राजी हो तो म्यूचुअल कंसेंट से फाइल कर सकते हैं। अगर वाइफ लेना चाहती है, हस्बैंड नहीं लेने दे रहा, या हस्बैंड चाहता है वाइफ लेने नहीं दे रही, तो एक लौता ग्राउंड बचता है क्रूएलिटी का। अच्छा। तो क्रूएलिटी प्रूव कैसे होगी? अनलेस एंड अनटिल यू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट। रिजिड है, कोई भी एक स्पाउस रिजिड है, कहता नहीं दूंगा तलाक, लेडी के पास क्या ऑप्शन बचेगी? जाएगी जी मेरे को तो क्रूएलिटी प्रूव करनी है, तो मुझे इसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करानी पड़ेगी तलाक लेने के लिए। तो हमारे लिए अभी फैमिली कोर्ट्स में एक थ्योरी कि हम काफी टाइम से बात करते हैं, इर्रेविटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ओके। वो सरप्राइजिंगली अभी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उस ग्राउंड पर डाइवोर्स देता है, बट आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में 10 साल 15 साल लग जाते हैं। तब तक मैरिज में सर्वाइव भी क्या करता है, और मुझे लगता है क्या एज बच जाती होगी स्पाउस की लड़ते लड़ते। बट ये ग्राउंड अभी तक हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई ग्राउंड नहीं है, और जब तक ये ग्राउंड इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो क्रूएलिटी प्रूव करने के लिए ऐसी झूठी कंप्लेंट्स का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, क्रूएलिटी के एलिगेशन बिना लगाए वो डाइवोर्स के लिए फाइल भी नहीं कर सकता। एक मेजर रीजन ये है। दूसरा, आपने कहा 85% रेशियो है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं 85% रेशियो आपने की एक्विटल का तो बताया, बट मैं बता रहा हूं आपको कि 406 498 के केसेस का फेट एंड तक, फाइनल डिस्पोजेबल तक पहुंचता ही बहुत कम परसेंटेज केसेस में। अच्छा। 5 7 8 साल 10 साल लड़ लड़ा के कहीं ना कहीं बीच में कोर्ट की एफर्ट कह लो, पार्टीज की समझ कह लो, थकने के बाद मोस्ट ऑफ द मैटर्स गेट सेटल्ड इन द मिडवे ट्रायल के। तो ट्रायल का एंड ही बहुत कम केसेस में पहुंचता है, और जहां पहुंचता है तो वहां पर कन्विक्शन का रेशो बहुत कम है। तो सर, आपको ये नहीं लग रहा कि जो ये पर्टिकुलर हमने सेक्शन बनाया है या हमने कानून बनाया है किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को फेवर कर रहा है रादर देन कि हम दोनों जेंडर्स की बात सुने? देखिए, मैं तो अभी पीछे 2010 की एक जजमेंट थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कीपिंग इन व्यू की जिस तरीके से एलिगेशन लगती जा रही हैं और जिस तरीके से पूरी की पूरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज को इम्प्लीकेट करने लगे हैं, तो लॉ को चेंज करने की ज़रूरत है। जब ये BNS इंट्रोड्यूस हुआ, जुलाई से इन्फोर्स आना था और पब्लिश पहले हो गया था, लोगों को दे हैड अ ड्राफ्ट ऑफ इट, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में अपनी मेकी जजमेंट में कहा कि जी 85-86 सेक्शन तो आपने बना दिया है, बट वो एग्जैक्ट सेम सेक्शंस हैं जो पहले 498A के थे, एंड इसके अंदर लॉ में चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। बट आई थिंक नो वन हैज टेकन इट सीरियसली, पार्लियामेंट ने उसको नहीं सीरियसली लिया, और सिमिलरली बिल्कुल वर्बटम उसको जो 498 होता था उसको 85-86 BNS में उतार दिया है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें लॉ के अंदर कि ऐसी फॉल्स FIR रजिस्ट्रेशन से पहले और क्या क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करें, क्योंकि देखिए टाइम को देखते देखते, मिसयूज को देखते देखते अरेस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई। दो, उसका लोगों ने दूसरा तरीका निकाल दिया कि 406 498A की कंप्लीशन के साथ इन एडिशन टू दैट जेठ पे, देवर पे, ससुर पे,
रेप की एलिगेशन लगने लगी कि जो डायरेक्ट एफआईआर हो जाएगी, वुमेन सेल का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा और अरेस्ट की एप्रीहेंशन हो जाएगी। तो जब वो अरेस्ट की एप्रीहेंशन हो जाती है तो उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट जो है और डिमांड जो है उसकी वो हाई हो जाती है। बिल्कुल। तो ये सबको देखते हुए भी अब मैंने देखा कोर्ट्स हैव आल्सो गॉन इनटू द फैक्ट कि अब कोर्ट्स ऐसी एलिगेशन को जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रेज हो रही है उतनी ज्यादा सीरियसली लेती नहीं। कोर्ट कैन आल्सो जज द फैक्ट कि कंप्लेंट्स क्यों आ रही है, क्या नहीं आ रही। तो टाइम चेंज हो रहा है, लॉ टाइम टाइम चेंज हो रहा है, बट 498 वाला लॉ जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स कहा, 10 साल पहले भी कहा था, अब भी कहा, उसके लिए फिलहाल कोई बीएनएस में चेंज नहीं हुआ, विच इज वेरी रिक्विजिट आई वुड से। ठीक है। तो सर जैसे आपने बताया कि एक लेडी कंप्लेंट करती है, तो जो कंप्लेंट उन्होंने किया कि रेप के केसेस लगा दिए अपने जेठ पे या अपने ससुर पे, मतलब फोल्स केसेस उन्होंने लगा दिए, तो सर जो ये प्रूफ करना है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, ये उन्हीं लोगों पे रहता है या औरत को ही करना पड़ेगा? देखिए अल्टीमेटली तो जो वेरी ओनस है वो तो प्रोसिक्यूशन पे रहता है, लड़की पे रहता है ना, कि शी विल हैव टू टेल द प्रूफ। बट आप ये देखिए वो एलिगेशन रेप की एक एलिगेशन है कि जिसके साथ आदमी ना तो नजर मिला के उठा के चल सकता, और वो एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, फियर कि ये पता नहीं क्या एलिगेशन लग जाएगी, ये सब लोगों को मिसयूज करके प्रेशराइज किया जाता है मैटर को सेटल करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो जो 498 है 40 नहीं, वो छोटा कॉज था। बड़े कॉजेज इस तरीके से आ गए हैं कि ऐसी एप्रीहेंशंस, ऐसी एलिगेशंस की एप्रीहेंशन और ऐसी कंप्लेंट्स ये डे बाय डे बढ़ रही हैं। और कोर्ट ने भी कहा, एज अ लॉयर हम भी कहते हैं कि इसको डिस्करेज करना चाहिए कि देखिए कई बार पॉसिबिलिटीज क्या होती है। वी हैव सीन मैनी टाइम्स कि 406 498 की कंप्लेंट हुई, चलिए उसमें भी एलिगेशन लगती हैं, बट द एलिगेशंस आर जनरली रिलेटेड टू डाउरी, डिमांड ऑफ डाउरी, हैरेसमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डाउरी। तो डाउन द लाइन वी हैव सीन मेनी केसेस जहां पर 2 साल 4 साल 5 साल की लिटिगेशन के बाद घर बस गए। अच्छा। पीसफुली बस गए। बट जहां आप ऐसी एलिगेशन लगा दोगे, रेप की झूठी एलिगेशन, तो पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट घर बसाने की, वो ससुर या जेठ जिसके ऊपर ऐसी एलिगेशन लगेगी वो उस लेडी के साथ मरने को तैयार हो जाएगा, उस लेडी के साथ उस घर में रहने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं कहता हूं कि आप फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसी एलिगेशन को डिस्करेज करें, ऐसी झूठी एलिगेशन के लिए किसी को प्रमोट ना करें। ठीक है, किसी के साथ जेन्युइनली हुआ है तो कंप्लेंट फाइल करे, बट ऐसे को डिस्करेज कर दे। और सिर्फ उस बात की भी नहीं है, सपोज वो मैटर सेटल हो गया और आप दोबारा शादी करने उस लड़की के लिए जाएंगे, तो आप देखिए जब उसका बैकग्राउंड चेक होगा तो जब पता चलेगा पहले वाले ससुर या पहले वाले जेठ पे ऐसी एलिगेशन लगाई थी, तो क्या पॉसिबल होगा उसका दूसरा घर बसना? बिल्कुल सर। तो ये समाज के नाते भी एक लॉयर की भी एक ड्यूटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी। उन सबको देखते मुझे कहता है ऐसी कंप्लेंट्स को जरूर डिस्करेज करें और बिल्कुल आउटराइटली इंश्योर करें कि ऐसी कोई फॉल्स कंप्लेंट्स ना हो। ठीक है। तो सर अभी हमने बड़े डिटेल में जाना 498 के बारे में, और आपने चीज़ें बताई कि कैसे कन्विक्शन होती है, किस तरह का प्रोसेस होता है। ये तो हमने बात करी कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। अब सर इससे बचा कैसे जाए? देखिए बचने का तो इसे कोई स्कोप नहीं है। मैं आपसे कह दूं बचा कैसे जाए, आपके पास मैरिज की वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। ठीक है। आप इंश्योर ये करें सिंपल मैरिज रखें, कोई डिमांड कोई वो ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हों आपके कोई ऐसा लगे, कोई ऐसा कंडक्ट लगे, एक्ट लगे, कंसल्ट करें अपने लॉयर से। और आप ये कह दो आउटराइटली तो आप किसी को भी किसी भी मैनर में कर ले, बट यू कैन नॉट रेस्ट्रेन एनीवन फ्रॉम फाइलिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। आप कोई ऐसा स्टे नहीं ले सकते कि जी उसको रोका जाए, मेरे खिलाफ कंप्लेंट ना जाए। और तो मुझे लगता है कि कई बार ना कि हम एप्रीहेंसिव ज़्यादा हो जाते हैं, हर चीज़ के लिए लॉयर से कंसल्ट करने लगे, हर चीज़ के लिए एप्रीहेंटिव हो जाएं। तो हम कई बार, मेरे पास ऐसे भी कपल ज़्यादा जिनको कोई लिटिगेशन शुरू नहीं है बट उनको एप्रीहेंशन है कि जी हो सकती है। अच्छा। तो उसी से प्रिकॉशन ले लेते हैं, वो एक एक चीज़ पूछने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है फैमिली को फैमिली की तरह रखें। ठीक है, जो चीज़ शुरू होगी दैट विल कम टू एन एंड, बट उसके लिए इतने एप्रीहेंसिव ना हो कि एक एक चीज़ को आप लीगल पर्सपेक्टिव से सोच के चले, कभी ऐसे कर नहीं बस पाएगा। बिल्कुल सर। बट फिर भी सर जैसे जिस हिसाब की आजकल सोसाइटी हो चुकी हैं और झूठे केसेस लगते हैं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि देखो हर लड़की नहीं होती बट काफ़ी होती हैं। ठीक है ना, सारे लड़के अच्छे होते हैं पर कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं। तो मैं उस सेंस में आपसे पूछना चाह रहा था कि अपने आप को उस चीज़ से कैसे बचाया जा सकता है लीगली? मैं तो जनरली फर्स्ट एडवाइस, जो भी चाहे लड़का मेरे पास आए या लड़की आए, आई जनरली एडवाइज देम कि मैंने कहा आप लिटिगेशन शुरू करने से पहले अपने पेरेंट्स, फैमिली, बिकॉज इट इज़ अ यूनियन बिटवीन टू फैमिलीज, नॉट जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों फैमिलीज लेके बैठे, आप कोशिश करें उसको रिजॉल्व कराने के लिए। अगर आप दोनों ने मान लिया कि कल्चर्स या इनकम्पैटिबिलिटी नहीं रह सकते, तो आप ऑन टेबल बैठ के उसको सेटल करिए। देखिए ऑन टेबल आज सेटल हो जाएगा, चाहे 5 साल बाद 10 साल बाद करें, सेटलमेंट टेबल पे होगा। यू विल हैव टू बाय पीस। कई बार अगर आपके पास पैसा है, आपको लगता है पैसा जा रहा है, बट इफ द मनी कैन बाय यू पीस, यू शुड बाय इट। 5 लाख रुपए ज़्यादा लगे, 5 लाख रुपए कम लगे, ये सामान उसके पास है, ये सामान उसके पास नहीं है,
अगर आप थोड़ा सा उस टाइम पेशेंस रखेंगे, रिवेंज वाला मोड छोड़ देंगे कि जिसने मेरे को ये बोला वो बोला, तो देखिए उस टाइम शायद 4 दिन तो आपको बात बुरी लगेगी, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में डाउन द लाइन 1 साल सेटलमेंट के बाद, डाइवोर्स होने के बाद, 2 साल सेटलमेंट होने के बाद, यू विल एक्चुअली अप्रिशिएट द फैक्ट कि मेरा वो डिसीजन ठीक था 1 साल पहले, आई हैड बाय पीस। क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी बता रहे थे कि 2 साल 3 साल की लिटिगेशन के बाद आदमी डिप्रेशन में आ गया, लड़की डिप्रेशन में आ गई, और दे टेकिंग की अलग अलग स्टेप्स ले रहे हैं रिवेंज के लिए, कोई सुसाइड की तरफ जा रहा है, कोई कोर्ट में मारपीट कर रही है, तो देखिए वो सब चीज़ों से बहुत बेटर है कि 2 पैसे कम से ही अगर बैठ के फर्स्ट इंस्टेंस पर सेटल हो रहा है बिना कोई एक दूसरे पे लांछन लगाए, तो दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। ये तो बिल्कुल। और उसमें सिर्फ लड़का लड़की नहीं, चलिए कई बार लड़का लड़की जो है अभी इतनी एज नहीं होती, मैच्योर नहीं होता, उनके पेरेंट्स को कम से कम ये इंश्योर करना चाहिए कि देखिए जी कई बेटे के लिए बेटी के लिए कि सिर्फ ये देखिए जी वो कुछ अर्न नहीं कर रहा, तो देखिए कि शादी जो है उसकी अर्निंग के हिसाब से नहीं, फैमिली की अर्निंग के हिसाब से भी देखी जाती है, फैमिली बैकग्राउंड से भी देखी जाती है। तो इस फादर मदर जो भी है दोनों पेरेंट्स के, उनको भी मेच्योरिटी दिखा के उसको एट दी अर्ली सेटलमेंट की तरफ ले जाए। ठीक है, तो सर ये तो हमने काफ़ी डिटेल में जान लिया, थोड़ा सा एलिमनी के ऊपर बात करते हैं। आजकल काफ़ी लाइमलाइट में चल रहा है सीन। तो सर जो वुमेन, जैसे डाउरी का केस लगा, चलो डिवोर्स तक चीज़ें हो गई, तो डिवोर्स के बाद क्या है, औरतें ये कहते हैं कि हमें मेंटेनेंस चाहिए। कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि वुमेन एक हस्बैंड से ज़्यादा कमाती है, पर वो हस्बैंड से चाहते हैं कि वो उसका मेंटेनेंस दे, तो क्या ये सही है? देखिए अब लॉ क्लियर है उसमें। अच्छा, इफ द स्पाउस इज अर्निंग इक्वली तो लड़की को मेंटेनेंस नहीं मिलती। ठीक है। अगर वाइफ हस्बैंड से ज्यादा मेंटेनेंस ज्यादा कमा रही है, सैलरी ज्यादा है, तो भी वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ जो एलिमनी के सेक्शंस हैं, इनसफिशिएंट टू मेंटेन हरसेल्फ। देखिए हस्बैंड वाइफ, मैं बताऊं लॉ अब इतना तक इवॉल्व हो चुका है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तो कोर्ट कहती है इक्वल ड्यूटी है दोनों स्पाउसेस की टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द चाइल्ड। तो लड़की सिर्फ ये नहीं कह सकती कि वो कमा रहा है तो वो देगा, या हस्बैंड ये नहीं कह सकता माई वाइफ इज अर्निंग तो सिर्फ वो देगी। हाँ, जहां तक बात सिर्फ एलिमनी उस पार्ट पे अब जरूर मिलती है जहां पर लड़की शादी के बाद या शादी से पहले, शादी के बाद, एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट वर्किंग, उसके पास कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बच्चा उसके पास है, तो बच्चे की जो मेंटेनेंस है उस मेंटेनेंस के एस्पेक्ट पे हस्बैंड जरूर लायबल रहता है, और कोर्ट्स उस केसेस में जरूर उसको कीपिंग इन व्यू कि उसकी क्या सैलरी है, क्या इनकम है, क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग एक मेंटेनेंस ग्रांट करता है। पर सर कई केसेस में ऐसा देखा गया कि कोई पर्टिकुलर लेडी थी, वो पहले वर्किंग थी जी, पर जैसे ही ये एलिमनी का केस डाला मेंटेनेंस के लिए, उसने अपनी जॉब छोड़ दी कि मुझे ये एलिमनी मिल जाए और हम ये दिखा सकें कि मैं काम नहीं करती हूँ। तो ये किस हद तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। पीछे एक लॉ ये आया था जहां पर ये कहा गया था कि इफ शी इज कैपेबल ऑफ वर्किंग और तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, और अगर इंटेंशनली जॉब छोड़ी है, अभी भी कोर्ट इस एस्पेक्ट को देखता है, शी इज कैपेबल ऑफ वर्किंग और इंटेंशनली द जॉब हैज बीन लेफ्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग मेंटेनेंस, तब भी एंटाइटलमेंट नहीं बनेगी। बट फिर साथ के साथ लॉ ये भी कहता है कि द कैपेबल ऑफ अर्निंग एंड एक्चुअल अर्निंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। लेडी के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने भी बहुत सारे केसेस में देखा है कि लड़कियां स्पेसिफिकली मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए जॉब छोड़ देती हैं, तो उस केस में हम भी इंश्योर ये करते हैं, एडवाइस ये करते हैं कि जिस कंपनी में जॉब कर रही थी वहां से उसका रेजिग्नेशन लेटर मंगाया जाए, या वहां से रीजंस पता करें जी व्हाट वाज द रीजन कि इसने जॉब क्यों छेड़ी है। अगर सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये था कि मेंटेनेंस क्लेम करे, तो कोर्ट वुड बी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हर टू क्लेम मेंटेनेंस। ठीक है। तो सर जैसे कई केसेस में ये हुआ कि उसने जॉब छोड़ दी और एलिमनी का भी डिसाइडेड कर दिया कोर्ट ने कि हाँ इसको हम इतने पर्टिकुलर अमाउंट में एलिमनी देंगे, और वो मिलने के बाद फिर वुमेन दोबारा से काम करने लग जाए जी, उसके तो उस पर हम दोबारा से केस कर सकते हैं? बिल्कुल। 125 के अंदर 120 सीआरपीसी के अंदर 127 सेक्शन है, जहां कोई भी सर्कमस्टेंस चेंज होगा, जहां पर आप ऑन रिकॉर्ड ये दिखा देंगे कि शी इज नाउ वर्किंग, सर्कमस्टेंसेस चेंज, तो वो एलिमनी उसकी डिक्लाइन हो जाएगी, या फिर अगर वो कुछ कम कमा रही है तो उसके रिड्यूस भी करा सकते हैं एट एनी स्टेज। तो सर जो भारत न्याय संहिता आई है अभी नहीं, तो उसमें टेम्पररी मेंटेनेंस और परमानेंट मेंटेनेंस को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है? नहीं, देखिए बीएनएस मेंटेनेंस के एस्पेक्ट पे कुछ नहीं बोलता, वो बीएनएसएस है। अच्छा, हम कहते हैं बीएनएसएस के अंदर जो पहले सीआरपीसी होता था 125 सेक्शन था, तो रोकने का कोई भी प्रोविजन इसके अंदर नहीं है। देखिए मेंटेनेंस क्लेम करने के अलग अलग प्रोविजन है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 है जिसमें मेंटेनेंस क्लेम करते हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो बीएनएस में कन्वर्ट हो गई है, बीएनएसएस में कन्वर्ट हो गई है, वहां पर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। और उसके अलावा डीवी एक्ट एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो स्पेशली लेडीज की डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, उसके अंडर आप क्लेम कर सकते हैं। रिड्यूस करने का, डिक्लाइन करने का क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि व्हेन द वाइफ इज अर्निंग, तो वाइफ की अर्निंग इतनी है कि शी इज नॉट
डिपेंडेंट अपॉन हर हस्बैंड, उस केस में उसकी मेंटेनेंस डिक्लाइन होती है। अदरवाइज इफ शी इज नॉट वर्किंग, शी इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द हस्बैंड, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उस केस में उसको मेंटेनेंस ग्रांट होती है। अच्छा, ठीक है। तो नरवीर सर, आप जैसे कहते हैं कि शादी एक कमिटमेंट होती है, ठीक है, कि दो पार्टनर साथ आते हैं और साथ रहने की कसमें खाते हैं। बट आज के टाइम पे जब आप देखते हो कि शादियां कमिटमेंट से ज़्यादा कंपनसेशन की तरफ जा रही है। शादियां तो नहीं, डिस्प्यूट जरूर जा रहे हैं। हाँ, मतलब मेनली जी, जी, डिस्प्यूट, जी, ये जी। शादियों के बाद डिस्प्यूट होते हैं, जी। क्योंकि 2 महीने की शादी रहती है, फिर 20 साल के बाद एलिमनी मांगते हैं। ये हमने कई केसेस में देखा, जैसे अभी युजवेंद्र चहल का भी अभी हमने देखा था, उसमें भी उसने एलिमनी दी है मेंटेनेंस के लिए। और शायद हार्दिक पटेल था या हार्दिक पांड्या, उसके केस में भी ये चीज़ हुआ था। तो ऐसे कई सारे केसेस आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कैसे इससे टैकल कर सकते हैं? टैकल कुछ नहीं जी, आई हैव सीन मैनी केसेस जहाँ पर मैंने ये देखा है कि लड़की ने बिना किसी मेंटेनेंस के लिए सेटल कर लिया, बिना कोई एलिमनी क्लेम किए, बिना कोई मेंटेनेंस डिमांड किए मैटर सेटल कर लिया, प्योरली विदाउट एनी कंसिडरेशन। आई हैव सीन केसेस जहाँ पर लड़की का पीछा छोड़ने के लिए लड़के ने पैसे मांग लिए। तो ये एलिमनी मेंटेनेंस ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ द पार्टीज। देखिए, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल बड़े क्रिकेटर्स थे, अच्छा स्टेटस था, अच्छी अर्निंग्स है, तो वहाँ एलिमनी करोड्स में गई है। बट यहाँ कोर्ट्स में देखें तो ये एलिमनी लैक्स में, 1000 में, या बिना किसी एलिमनी के भी बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा। तो ये सारी चीज़ एलिमनी क्या होगी, परमानेंट होगी। जो टेम्पररी एलिमनी उसको बोलते हैं जो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पिटिशन डिसाइड करते हैं। अच्छा। क्योंकि मेंटेनेंस पिटिशंस में लड़की को बोला जाता है आप आके प्रूव कीजिए कि लड़का कितना कमा रहा है। लड़के को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप आके प्रूव कीजिए, अपनी इनकम बताइए, और ये प्रूव कीजिए कि लड़की को मेंटेनेंस क्यों ना मिले, और मिले तो कम क्यों मिले। तो वो सब क्राइटेरिया को देख के जब फाइनल डिस्पोजल होता है तो उसको बोलते हैं फाइनल एलिमनी, जो मेंटेनेंस उसको कह लो। एलिमनी वन टाइम भी होती है जब हम म्यूचुअल कंसेंट से भी डिवोर्स लें, तो जहाँ हस्बैंड वाइफ, जैसे कि युजवेंद्र चहल और आपने हार्दिक पांड्या का क्या, दे डिसाइडेड अमंग्स देमसेल्फ कि जी हम वी आर पार्टिंग अवे, और हमारी टर्म्स कंडीशन में ये है कि आई हैव डिसाइडेड टू गिव अस सो एंड सो मनी, ठीक है, सो दैट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एलिमनी जो भी है इसकी, उसी का अमाउंट डिसाइड करके वो पे कर दी जाती है। जहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट से नहीं होता तो वहाँ पर ये मेंटेनेंस क्लेम की जाती है, या क्रुएलिटी ग्राउंड पे डे, तो वहाँ पर भी लड़की फाइनल डिस्पोजल पे मानती है कि मेरे को ये एलिमनी ग्रांट कीजिए। अच्छा। बट वो प्योरली स्टेटस के हिसाब से, पार्टी से, उसकी अर्निंग के हिसाब से। ठीक है। तो सर, जब हार्दिक पांड्या का जब ये इनका डिवोर्स की जब केसेस की बात चल रही थी, तो एक मैंने रील देखी थी बेसिकली, उसमें ये कह रहे थे कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मदर के नाम की हुई है या ट्रस्ट बना के कुछ की हुई है, ताकि उसको ज़्यादा कंपनसेशन देना ना पड़े। तो क्या इस बात में सच्चाई होती है कि कोई ट्रस्ट बना के या फादर के नाम हम प्रॉपर्टी कर दे तो बचा जा सकता है? नहीं, देखिए, कोर्ट जो है मेंटेनेंस डिसाइड करने से पहले लड़का हो लड़की हो, तीनों की लास्ट 3 साल की बैंक स्टेटमेंट अपने पास मंगाती है। अच्छा। उनकी 3 साल की लास्ट ITR की रिटर्न्स चेक करती है। अच्छा। एक इनकम एफिडेविट, पूरा डिटेल इनकम एफिडेविट है, वो दोनों पार्टी से मांगती है, जिसमें ये भी मांगती है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या मूवेबल प्रॉपर्टी वो होल्ड करते हैं, बेची है तो कब बेची है, वो ट्रांजैक्शन से लास्ट 3 ईयर्स के पीछे। तो मियरली कि आप सोचो कि मेंटेनेंस लिटिगेशन शुरू होने से पहले कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी अपने फैमिली मेंबर को या ट्रस्ट को दे दूं, तो आप अपनी लायबिलिटी से नहीं भाग पाएंगे। पर सर, लीगली तो वो ट्रांसफर हो गई ना? लेकिन लीगली ट्रांसफर होगी, बट उससे उसका स्टेटस असर्टेन हो गया, उसकी इनकम असर्टेन हो गई है। डोमेस्टिक वायलेंस में एक लड़की को एक शेयर्ड हाउस होल्ड होने में राइट भी मिलता है। अच्छा। कि लड़का जहाँ पर रह रहा है उस शेयर्ड हाउस होल्ड में लड़के की कोई प्रॉपर्टी है, उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर लड़की चाहेगी तो वो उसकी प्रॉपर्टी वो किसी और को ट्रांसफर ना हो पाए, उस बात पे स्टे भी ले सकती है। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के रेस्ट्रेन ऑर्डर जिसको बोलते हैं। तो अगर वो अपने एक्सरसाइज करेगी और अगर कोई ऐसी ट्रांसफर को वो चैलेंज करेगी तो दैट कैन ऑल्सो बी सेट असाइड। और सर, ऐसे केसेस में बाई चांस कि उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर या कुछ भी XYZ इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने किसी को सोल्ड कर दी, जैसे मान के चलते हैं कि केसेस स्टार्ट हुए और उसने वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी, तो सर उस केस में फिर क्या होगा? उस लड़की के पास राइट रहेगा, जो सेल कंसिडरेशन अमाउंट आएगी उससे एलिमनी भी क्लेम करने के लिए, या इक्वल उसके कि जिस मकान में वो रह रहा था उस स्टेटस के मकान में रहेगी, और उसका रेंट उस आदमी से क्लेम करने तक का भी राइट उसके पास DB एक्ट। अच्छा, तो वो उस बंदे पे तो नहीं पड़ेगा जिसने उसकी प्रॉपर्टी को लिया है? नहीं, देखिए, अगर वो कोर्ट माने उसको कि अगर वो दैट वाज अ बोनाफाइड सेल, तो उसके राइट पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टे से पहले बेच दिया है, स्टे के बाद बेचा है तो दैट सेल विल बी वॉइड एब इन इशू। बट अगर स्टे से कोई पहले अगर प्रॉपर्टी बेच दी है तो उसके राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो सर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे एलिमनी के मेंटेनेंस डिसाइडेड होते हैं? देखिए, अगर सैलरीड पर्सन है
तो सैलरीड पर्सन के लिए कोर्ट का क्राइटेरिया बड़ा क्लियर है कि वो देखते हैं हस्बैंड के डिपेंडेंट मेंबर्स कितने हैं। अच्छा। सपोज ही एज अ फादर और अ मदर जो उस पर डिपेंडेंट है टोटली, फिर उसके पास एक वाइफ और बच्चा है जो उस पर टोटली डिपेंडेंट है, तो कोर्ट ये कहती है कि जनरल जो अभी लॉ चल रहा है उसमें कहती है कि उसको फैमिली इनकम जो भी उसकी फैमिली की इनकम है, सपोज इज अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, तो कहती है उसको एक केक समझे। अच्छा। और उसके डिपेंडेंट जितने मेंबर्स हैं, सपोज मैंने आपको बताया मदर फादर है, दोनों बच्चे हैं, 5वां हो गया, तो 5 शेयर, 5 में नहीं कहेंगे, कोर्ट कहती है उसको 6 शेयर में डिवाइड करो। ठीक है। क्योंकि हस्बैंड काम करने जाता है तो उसको एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं, तो उस केक में से फैमिली इनकम वाले केक्स में 2 शेयर तो हस्बैंड के पास रहेंगे, द रेस्ट शेयर विल बी इक्वली डिवाइडेड अमंग्स ऑल द डिपेंडेंट मेंबर्स। तो आप ये समझ लें कि अगर 6 लोग हैं तो 6 को 1 लाख रुपीज में डिवाइड कर दें, 2 शेयर हस्बैंड के रहेंगे, बाकी सब इक्वली डिपेंडेंट। तो कोर्ट का जनरली क्राइटेरिया एज ऑफ नाउ ये चल रहा है कि इस तरीके से सबकी इनकम बांधे, बच्चे और उसका जो भी 1/6 शेयर बनेगा वो उन दोनों को मेंटेनेंस ग्रांट हो जाती है। ठीक है। तो सर जैसे आज कल जिस तरह का माहौल चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं कि इस पर्टिकुलर लड़की का डिवोर्स हो गया, आज इस पर्टिकुलर लड़के पे केसेस लग गए, तो आपको नहीं लगता कि आजकल एक डिमांड उठाई जा रही है कि जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ऐसे नेशनल कमीशन फॉर मैन भी होना चाहिए? ये डिमांड तो बहुत पुरानी है जी। अच्छा। बट अभी लॉ में एज सच कुछ आई नहीं है। लॉ बनते हैं किसी हालात को देखते हुए, बट फिर उसका मोस्टली मिसयूज ऐसा शुरू हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो वुमेन रिलेटेड लॉ, वुमेन रिलेटेड कोड्स बनी थी, इनका पर्पस कुछ और था, बट ये मिसयूज को देखते देखते जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इन लॉ को इंट्रोड्यूस करने का था वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो सिमिलरली ये डिमांड जो आप मेन कमीशन की कह रहे हैं, बहुत समय से सुनते आ रहे हैं जी, तो बट ये है कि ऐसी कोई कमीशन अभी तक तो कोई इन लाइन नहीं है। तो सर ऐसे कोई बाई चांस कोई बंदा हैरेसमेंट का शिकार हो रहा है और हमें भी पता है कि जो हमारा लॉ है वो थोड़ा सा फेवरेबल है टुवर्ड्स दी वुमेन, तो वो कैसे लीगैलिटी से अपने आप को बचा सकता है? कुछ नहीं, मैं तो उसको पहले तो कहूँगा आजकल तो हर जगह टू इंश्योर कि प्रूफ कलेक्ट करे कि एलिगेशन के टाइम पे, मारपीट के एलिगेशन के टाइम पे कोई डॉक्टरी जांच नहीं है तो इंश्योर करे कोई डॉक्टरी जांच नहीं थी। व्हाट वाज हिज लोकेशन, किस जगह था, ऑफिस में था तो ऑफिस आवर्स में कहीं सीसीटीवी कैमरे में था, कोई आसपास के विटनेसेस, क्योंकि एलिगेशन काउंटर एलिगेशन तो होते हैं, इट विल टेक प्रूफ, अल्टीमेटली प्रूव करना कि जी ये हुआ है, या ओनस हमेशा लड़की पे या प्रोसिक्यूशन पे रहेगा, पुलिस पे रहेगा। ठीक है। तो दीज आर टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स है। तो मेरा मानना है कि उसकी लड़ाई थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट ऐसा आदमी को कभी डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि आई हैव बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड और मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मैंने ना बहुत पहले सुना था, एक मैंने केस देखा था कि लड़की ने केस लगा दिया था फैमिली पे, तो पूरी फैमिली को अंदर कर दिया था। अब आपने ऑलरेडी बता चुके कि अब ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अब ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस में होता है, वरना 406 498 की कंप्लेंट्स पे अब मैंने बताया कि अब अरेस्ट नहीं होती, ना कोशिश होती है अरेस्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करी हैं और ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी हैं कि जी ऐसे भी किसी की भी बिना कोई इन्वेस्टिगेशन करे किसी को भी आप इन केसेस में एटलीस्ट अरेस्ट करेंगे। तो सर क्या भारत में जो जेंडर न्यूट्रल कानून है वो क्या बुक तक सीमित है या ग्राउंड रियलिटी पे भी है कुछ? देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को कहें ये 406 498 है तो ये तो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि क्रूएलिटी टू अ वुमन किसी भी तरीके की होती है तो उसको डाउरी से कनेक्ट करके एफआईआर रजिस्ट्रेशन करानी ईजी है, बट एनी हैरेसमेंट टू द हस्बैंड और हिज फैमिली मेंबर्स इज नोवेयर एज सच अ क्राइम। और ये कानून की आप ये कह लें, फ्लॉज कह लें, कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप बैठे हैं, आपके पास कोई आके थप्पड़ मारेगा आपको और गाली देगा और जान से मारने की धमकी देगा तो आप एफआईआर नहीं करा सकते। अच्छा। वो कहता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। किसी ने आपको धमकी दी, 506 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, किसी ने आपको मारा, 323 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अच्छा। तो बहुत सारे लोग जाते हैं जो उसने मुझे मारा, गाली दी, बट छोटी मोटी चोट है, अगर कोई आपको ऐसा कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है तो एक एनसीआर काट के आपको एट दी मैक्सिमम दे दी जाएगी और आप एक एफआईआर नहीं करा सकते। तो दीज आर फ्लॉज जो लॉ में, और द सेम गोज विद द हस्बैंड ऑल्सो, क्योंकि वाइफ कहेगी मारपीट हुई है, गाली दी है, क्योंकि दहेज के लिए किया है तो एक ऑफेंस बन जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस 498 की कैटेगरी में आ जाएगा। हस्बैंड कहेगा जी बदतमीजी कर रही थी, मार रही थी, मारपीट की वीडियो भी है, गाली देती भी आ रही है, बट क्या करेगा, एक एनसीआर से ज़्यादा कुछ कटा नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो सर ये तो बड़ी हार्श रियलिटी है। और ये देखिए बीएनएस में भी चेंज नहीं करी गई है, नहीं की गई है। तो सर ये तो कहते हैं ना कि एक जेंडर के टुवर्ड्स, एक जेंडर के लिए फेवरेबल है, दूसरे जेंडर के लिए तो मतलब उसकी दिस इज नॉट द ओनली इशू है।
बहुत सारे लॉ, पॉक्सो एक्ट है, बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए बनाया गया था, हाँ। सेक्सुअल हरासमेंट से, उसका इतना मिसयूज हो गया, लोग अपने प्राइवेट डिस्प्यूट सेटल करने के लिए बच्चों को आगे लाके पॉक्सो के ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर करा देते हैं। तो सर इनके लिए जैसे आप कह रहे हो कि कोई भी पर्टिकुलर कोई भी एक्ट लगा देते हैं कि भाई पॉस्को लगा दिया, रेप लगा दिया, पर सर इनको साबित भी तो उनको करना पड़ता होगा ना कोर्ट ने। देखिए, साबित आप करेंगे साल में और कई सालों में और नहीं कर पाएंगे। और अगर पॉक्सो एक्ट के एलिगेशन में कोई आदमी 10 दिन 15 दिन या मैं कह रहा हूँ 1 दिन के लिए भी जेल के दरवाजे से अंदर चला गया, तो वो जेल में गई एलिगेशन तो वो उस पर कभी नहीं धुल सकती ना। हाँ वो तो है कि वो सामाजिक हुआ नहीं हुआ, इट विल टेक ईयर्स टू डिसाइड। बीच में सेटल कर दिया, कैसे कर दिया, बट आप देखें उसके मिसयूज से जो आदमी अंदर गया तो ही विल हैव अ स्टिग्मा अपने ऊपर थ्रू आउट हिज लाइफ बिल्कुल ऑफ गोइंग टू जेल। तो सर आजकल है ना एक चीज और चल रही है, काफी न्यूज में देखने को मिलती है कि एक प्री नेटल एग्रीमेंट की बात चल रही है कि बाहर देशों में होता है, तो कि इंडिया में लीगल है? अभी इंडिया में ऐसा कोई भी लीगल नहीं है, ऐसी कोई चीज़ लीगल नहीं है इंडिया में। अच्छा। हाँ, इंडिया में अभी ये मैरिज को इस कैटेगरी में नहीं डाला है कि आप इससे पहले एग्रीमेंट से आके अपनी टर्म्स कंडीशंस डिसाइड कर लें। ऐसा अभी हमारे हिंदू लॉ में कोई कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं। ठीक है, एक चीज़ और सर मैंने देखी थी कि कहते हैं कि जब तुम शादी करो, ठीक है, और तुम्हें दहेज में, जैसे कहते हैं कि हमारे सोसाइटी में तो दहेज भी बोल देते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हाँ अपनी लड़की को दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें ये लिखा था बेसिकली कि आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजो अपने ससुर जी को, कि उसमें ये लिख सकते हो कि आपने मुझे एज अ गिफ्ट दिया है, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, और वहाँ से अगर कोई रेस्पॉन्स आ जाता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, तो हम उसको एज अ एविडेंस भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तो एविडेंस बनाने की बात है। हस्बैंड वाइफ दोनों एक रूम शेयर करते हैं, हस्बैंड टॉयलेट करने जाए और वाइफ उसके फ़ोन से अपने फ़ोन पे मैसेज मंगा लेगी, जी तेरे फादर ने मुझे गाड़ी नहीं दी। अच्छा। या हस्बैंड उसके फ़ोन को सिमिलर पैटर्न में यूज़ कर ले और उससे मैसेज कर देगी, जी ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने ये गलती कर दी, वो कर दी, मैंने आपसे ऐसे बोल दिया। तो ये प्रूफ बनाना, मुझे लगता है मैरिज को एज ए इंस्टीट्यूशन को सेव करना है। प्रूफ बनाने में अगर आप चले गए तो एज एन इंस्टीट्यूशन फेल हो गए, तो प्रूफ किसने किया, मैसेज कब किया, किसने मिसयूज़ किया, आपको सालों लग जाएंगे प्रूफ करने। तो ये प्रूफ यूज़ नहीं कर सकते? देखिए, यूज़ करते हैं लोग और ऐसे एविडेंसेस बनाते भी हैं लोग। अच्छा। तो बट मैं जैसे आपको बताया कि वो इट विल टेक अल्टीमेटली ईयर्स टू डिसाइड कि वो किस सर्कमस्टांसिस में मैसेज गया था, नहीं गया था, किसने किया था, किस सर्कमस्टांसिस में किया था, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन थी, ये सब सालों लग जाएंगे डिसाइड होने। अच्छा, तो सर आपको ये नहीं लगता आजकल लड़के शादी करने से डर रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं रहा है हमारे कानून पे? कि डर तो कहीं ना कहीं है, और वो लड़कों पे नहीं है, कई फेल्ड मैरिज के चक्कर में लड़कियों में भी है। लड़कों में तो ये एलिगेशंस का डर है और लड़की में फेल्ड मैरिजेस का डर है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से लिटिगेशन बढ़ रही है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से डर लाजमी भी है। बिल्कुल सर। तो सर आपको नहीं लगता कि अब पेरेंट्स को शादी से पहले अपने लड़के को और लड़की को दोनों को समझाना चाहिए, कि अवेयरनेस डाले उसमें कि शादी में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? देखिए, ये तो उनकी ड्यूटी होती है। मुझे लगता है लड़की वालों को भी लड़के वालों को भी, दोनों को ये बच्चों को ज़रूर समझाना चाहिए कि देखिए कोई खेल नहीं है, लाइफ का साथ है। और लड़की जब अपने घर चली जाए तो उसका घर ससुराल हो जाता है। तो अगर उसको बात बात पे सपोर्ट करेंगे तो उसको एक एज मिलेगा। अगर आप उसको बोलेंगे वही घर है बेटा, सही और गलत सब वही हैं, और आप उसको इस तरीके की शिक्षा देंगे, तो मोस्ट लाइकली वो सेटल डाउन होने की कोशिश करेगी। और बात ये मदर और फादर की ड्यूटी नहीं है। वी हैव सीन मैनी हस्बैंड वाइफ जो अफेयर के बाद 5-5 7 साल अफेयर के बाद शादी करते हैं और उनकी भी शादी टूट जाती है। आप उनके लिए तो उनके हस्बैंड वाइफ को कभी नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। वो इनकम्पेबिलिटी है। देखिए जी, अलग अलग रहते हुए रिलेशंस अलग होते हैं, एक साथ रहते हुए फैमिली के कल्चर्स अलग हो सकते हैं, अपब्रिंगिंग अलग हो सकती है, स्टेटस अलग हो सकते हैं। तो वो कंपैटिबिलिटी बनानी ज़रूरी है दोनों के बीच में। पर सर आपको ये नहीं लगता कि जब से ये इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आया है, तब से ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही है, डिवोर्स एंड ऑल? ये कुछ रीजंस तो ज़रूर हैं, बट ये कहो कि आप इकलौते रीजंस यही हैं। पहले बहुत सारे एक फैमिली में बच्चे होते थे, जॉइंट फैमिली में रहने की आदत होती थी। अब इंडिविजुअली एक या दो बच्चे होते हैं, जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट खत्म होता जा रहा है। तो लोगों को फ्रीडम, हस्बैंड वाइफ को फ्रीडम ज़्यादा अच्छी लगने लगी, मदर फादर की, सास ससुर की रोक टोक अच्छी नहीं लगती। तो वो बहुत सारे रीजंस हैं, सबके अलग अलग अपने अपने रीजंस हैं। अच्छा,
तो सर जो ये कहते हैं कि जब आपका डिवोर्स केस चल रहा होता है तो उस टाइम पे ना कुछ 6 महीने का टाइम रहता है शायद, उसमें काउंसलिंग होती है उनकी। नहीं, देखिए वो कंसेप्ट है म्यूचुअल कंसेंट का। म्यूचुअल कंसेंट का सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, तो दे कैन फाइल और दोनों की सेटलमेंट हो जाती है टू पार्ट अवे डाइवोर्स लेने के लिए। तो वो एक म्यूचुअल कंसेंट से दोनों साइन करके एक जॉइंट पिटीशन फाइल करते हैं, जो कि 2 मोशंस में होती है। फर्स्ट मोशन इन केस आप फर्स्ट मोशन के बाद, जिस दिन आपका फर्स्ट मोशन के बाद आपको 6 महीने का टाइम दिया गया, जिसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं, कि दैट इज़ अ टाइम जब हस्बैंड वाइफ को 6 महीने का टाइम ये सोचने के लिए दिया जाता है कि जी देखो, हो सकता है हमने ये फर्स्ट स्टेप जो ले लिया, फर्स्ट मोशन डाइवोर्स का ले लिया, तो हमने किसी जल्दबाजी में तो नहीं ले लिया, या अलग अलग रहने से दोनों को मौका मिले कि शायद दोनों का माइंड ऐसा हो जाए कि साथ रहने के लिए दोबारा कोशिश करें। तो 6 महीने का उसको कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। और जब वो 6 महीने के बाद भी उनके बीच में सेटलमेंट नहीं मिलती, तो सिमिलरली एक जॉइंट सेकंड मोशन की पिटीशन जिसको बोलते हैं, वो सेकंड मोशन की पिटीशन फाइल करते हैं। और जब वो सेकंड मोशन की पिटीशन हो जाती है, दैट इज द टाइम जब हम कहते हैं कि इनका डाइवोर्स हो गया। अच्छा, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये सब चीज़ें देखते हुए ये सारा लॉ इस तरीके से बनाया था कि एक सफिशिएंट टाइम हस्बैंड वाइफ को मिले अपने डिसीजन को विड्रॉ करने का या चेंज करने का। तो सर आपके हिसाब से जैसे जो भारत न्याय संहिता आई है अभी नहीं, तो उसमें ऐसे कौन से 3 मेजर चेंजेस होने चाहिए जिससे हम शादी को थोड़ा सा सेफ बना सके, और इसको रादर देन एक कहते हैं कि लीगैलिटी के वे से देखने के अलावा एक ऐसा कानून बन सके कि दोनों को वापस से जोड़ा जा सके। देखिए, ये चेंज BNS में नहीं है। BNS बेसिकली आपको एक क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट उनकी डेफिनेशन प्रिस्क्राइब करती है। ठीक है। जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से लेकर रिलेटेड जो एक्ट है वो हमारी हिंदू मैरिज एक्ट है, और उसके साथ रिलेटेड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट है। तो मैंने आपसे पहले भी बीच में कहा कि सबसे पहला बात तो मुझे लगता है कि इट इज़ हाई टाइम कि जब एक नया ग्राउंड डाइवोर्स का हमारे को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, जिसको कि इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ठीक है। तो जिसमें हमारे को क्रुएलिटी, काउंटर एलिगेशन, क्रुएलिटी के इन सब से स्किप कर सके, जहां दोनों पार्टीज को ये लगे कि जी ठीक है, अब हमारी शादी आगे कंटिन्यू कर सकी। एक पार्टी भी क्लेम कर रही है, दूसरी रेजिस्ट कर रही है, और कोर्ट को लगे हाँ नहीं जी, दोनों से बात करके इट अपीयर्स की जी शादी तो इनकी खत्म हो चुकी है, तो कोर्ट विदाउट गोइंग इनटू द फैक्ट कि क्रुएलिटी है नहीं है, किसके पार्ट पर गलती है नहीं है, उस इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अकॉर्डिंगली उसको तलाक ग्रांट करते हैं। तो मुझे लगता है नंबर ऑफ केसेस जो हैं, जो नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स हैं, वो काफ़ी कम हो जाएंगे अगर ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो। ठीक है। तो सर कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे? कुछ नहीं, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, तो मैरिज इंस्टीट्यूशन है और पार्ट एंड पार्सल है, तो किसी का भी अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, उसको दिल पे ना लगाएं। हर दूसरे तीसरे घर में ऐसे इश्यूज़ हैं, उसको कोई अपने ऊपर माइंड पे हैवी ना होने दें, आप फैमिली के ऊपर हावी ना होने दें। हर चीज़ का एक टाइम लगता है। वी हैव सीन डिस्प्यूट्स जिसको हमें लगता है कि कल सेटल हो जाएंगे, इट टेक्स ईयर्स टू डिसाइड। कई बार ऐसा लगता है कि कई साल तक भी सेटल नहीं होंगे, और वो 2 या 3 डेट्स पे डिसाइड हो जाते हैं। तो हर चीज़ का एक टाइम लिखा है, तो फ्रस्ट्रेट ना हो, उस लिटिगेशन को अपनी लाइफ का पार्ट ना बनाए। महीने, 2 महीने, 3 महीने में शायद एक डेट लगेगी, आप आए, उसको ठीक है एज अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लाइफ देखें कि ये भी एक डिफिकल्टी है, यू विल ओवरकम इट, और उसको दिल पे या दिमाग पे मत ले जाओ, बिल्कुल उसको बिल्कुल सारे दिन उसके बाद ना सोचो, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो, अपना काम कीजिए, और जो भी डेट है उसको चुपचाप आइए, चुपचाप उसको अटेंड कीजिए, टाइम आएगा अपने आप मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो सर ने आज काफ़ी डिटेल में हमें 498A के बारे में बताया, एलिमनी और मेंटेनेंस के बारे में हमने बात करी, और सर ने एक मैसेज भी दिया कि शादी एक पवित्र बंधन है, इसमें आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। तो आज का हम पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो या आप सर से कोई लीगल हेल्प लेना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं सर का नंबर भी अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।